पीओके को लेकर बहुत बार बयान दिए जाते हैं, बिना युद्ध के लिए जा सकते हैं ये चीजें? क्या कूटनीति इन हिस्सों को वापस हिंदुस्तान का हिस्सा बना सकती है? नहीं, देखिए, अगर मैं साफ साफ जवाब दूं, क्या होता है कि आप इनकी बात कर रहे हैं, लोग कभी कभी विभाजन की बात भी करते हैं कि देखिए भारत क्या हुआ, हमारे इतिहास में क्या हुआ, कुछ चीज़ें हो जाती, पर क्योंकि एक तो मैं इन दोनों विषय को मैं नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि जो आप एक तो आप जानते हैं कच्चितिबू तो सब जुडिस मैटर है। हाँ, जयललिता जी जो हैं उनको इस विषय को कोर्ट में ले गए, और अभी हमें जो है केंद्र सरकार किसी को भी जो जिम्मेदारी के पोजीशन में है उनको कच्चितिबू के बारे में कुछ कहना नहीं चाहिए, क्योंकि मैटर सब जुडिस है। जो पीओके जो है ये एक बिल्कुल अलग विषय। पीओके पर पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है कि भारत जो है कभी भी नहीं मानेगा कि पीओके भारत का अंग नहीं है। तो ये हमारी पोजीशन है, ये नेशनल पोजीशन, और ये नेशनल पोजीशन, मैं एक चीज़ बताऊं आपको, मेरा खुद अनुभव है पिछले कुछ सालों में। एक समय था कि हमारे देश में ही लोग पीओके भूल चुके थे। ये रेजोल्यूशन जो है ये करीब 20 साल पुराना है, 20 साल से भी 30 साल पुराना है। उसके बाद काफ़ी साल बीते, किसी ने कहीं पीओके का जिक्र नहीं किया। ये पीओके के बाद जो है 10 साल में 2014 के बाद हमारे डिबेट में वापस आई। इसका भी आप महत्व पहचान लीजिए कि देश का मूड बदला है, देश की सोच कुछ अलग है, देश का आत्मविश्वास कुछ अलग है, और यंगर जनरेशन को पता होना चाहिए कि पीओके जो है ये हमारी क्या गलतियां थी, कि जब हमारे फौज जो है उस समय 1948-49 में हमारा एक युद्ध में अपर हैंड था, तब भी हम यूएन क्यों गए, यूएन ने हमें धोखा कैसे दिया, हम किसका निर्णय था कि हम यूएन जाए? पंडित नेहरू का था। किसने कहा कि नहीं जाओ? सरदार पटेल ने कहा कि नहीं जाओ, कि वो निष्पक्ष नहीं है, कि वो उनका अपना इंटरेस्ट है, आप वहाँ जा रहे हैं जहाँ एक किस्म से बाकी वो ऐसे देश हैं, ऐसे ताकतें हैं जो पाकिस्तान का पक्ष लेंगे। इस चेतावनी के बाद तब भी हम लोग गए। वाई भारत मैटर्स में आपने इस पर काफी लिखा है, और आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर बी.आर. अम्बेडकर सबकी डॉक्ट्रिन्स को कोट करते हुए कहा है, और उस पर आपका नजरिया ये कि नेहरू वॉज वेरी कोजी अबाउट चाइना, यानी वो बहुत रोजी, हाँ, रोजी इज द करेक्ट वर्ड, रोजी अबाउट चाइना। और एक नोट में उन्होंने वापस सरदार वल्लभ भाई पटेल को लगा था कि जो शक आपका है वो गलत है, और वो ट्रेडिशन कंटिन्यूज टू दिस डे इन कांग्रेस पार्टी। कैसे? बट यू फिनिश कैसे? तो मेरा सवाल वहीं से आता है कि आप इस तरह का इशारा कर रहे हैं कि चीन को लेकर बहुत लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी नेहरू जी की थी, ऐसा आपने कहा है, तो उसको आप जस्टिफाई करें। और मौजूदा वक्त पे भी चीन को लेकर बहुत सारे प्रश्न चुनावी मुद्दा बन रहे हैं विपक्ष की तरफ से, दोनों पर आपका जवाब। देखिए, जो चीन का विषय जो है, हम जो हैं 1947 में आज़ाद हुए, 2 साल बाद चीन में चाइनीज़ रेवोल्यूशन आया, वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई। तो जो अंजना जी जो बात कर रही है, मेरे किताब में लिखा है कि 1950 में हमारे यहाँ भारत सरकार में, यहाँ पीछे हमारे पीछे ये डिबेट हुआ कि चीन के बारे में हमें क्या नीति अपनाना चाहिए। तो इसमें सरदार पटेल ने पंडित नेहरू को लिखा कि देखिए, चीन जो है, चीन की नीयत जो है हमारे बारे में इतनी सकारात्मक नहीं है, और हम आश्वासन देते जाते हैं पर हमें नहीं लगता कि वो हमारे बारे में इतने पॉजिटिव हैं। और आज भारत के लिए एक नया खतरा है कि हम 2 फ्रंट, माने पाकिस्तान भी एक फ्रंट और चीन का भी एक फ्रंट, तो हम 2 फ्रंट सिचुएशन में, और इसीलिए हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए। और जो उस समय जो MEA में और जो हमारे जो एम्बेसडर थे चाइना में, उनके बारे में उनकी सोच थी कि वो बहुत ही आइडियलिस्टिक, बहुत ही रोजी पिक्चर जो है पेंट कर रहे हैं। अब पंडित नेहरू का जवाब ये था कि आप ज़्यादा ही शक करते हैं, चीन से ऐसा कोई खतरा नहीं है, और चीन जो है
आप ये आइडिया कि वो हिमालय पार करके भारत पे कुछ आक्रमण करेगा, ये तो असंभव है। हुआ 62 में, पर 12 साल पहले उन्होंने कहा ये असंभव है। तो जो शुरू से चीन के बारे में भारत सरकार में भी, हमारे राजनीति में भी दो राहें हैं, दो ये विवाद जो है तब से चल रही है। अगर आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, आज के दिन इसको ले आएंगे। अब देखिए बीच बीच में क्या हुआ। 2006 में हम, उस समय की सरकार ने ये चीन को ये माने इनकी ये परिभाषा थी कि चाइना इज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर। अब ये आपके पड़ोसी हैं जो आपके ज़मीन पे अपना क्लेम रख रहे हैं, इनको आप स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहते हैं। उस समय ये भी ये डिसाइड हुआ कि हमें जो है उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहिए, तो चलो ये भी करते हैं। बहुत लोगों ने विरोध किया इसका, सरकार के अंदर भी विरोध किया, तभी ये डिसाइड तो हुआ था। और उस समय ये फैशन में आया, ये एक नया शब्द जो है, आज के एक कांग्रेस नेता है जयराम रमेश जी, उनका एक नया शब्द था, उन्होंने शब्द ये नया बनाया चिंडिया, चाइना का चिन और इंडिया का डिया। ओके, हम इतने नज़दीक हैं, हमारी दोस्ती इतनी गहरी है और कि हमें मिलजुल के दुनिया के साथ चिंडिया के रूप में हमें दुनिया के साथ डीलिंग करना होगा। आज भी हम डबल स्पीक की बात कर रहे हैं, आज भी आप देखिए देश के अंदर वो चाइना का विषय उठाते हैं, बाहर जाकर देखिए चाइना के बारे में कितनी पॉजिटिव चीज़ कहते हैं। जब राहुल गांधी कैम्ब्रिज गए थे, आप उनका चाइना लेक्चर देखिए, चाइना की बहुत तारीफ कर रहे थे वहाँ। तो ये डबल स्पीक जो है, ये माने एक किस्म से कांग्रेस पार्टी को ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि पार्टनर हैं डीएमके, उनसे भी सीखा होगा। हाँ, चाइना का काउंटर जिस तरीके से हमने पिछले कुछ सालों में किया है, अगर हम दो बड़े विवाद भी देख लें, डोकलाम और गलवान, उन सारी चीजों के बीच चाइना कुछ इरिटेंट्स उसकी तरफ से हमेशा रहते हैं, अरुणाचल मत जाओ, वहां के नाम बदल देंगे। क्या हम एक पॉलिसी के तौर पर वाकई अक्सई चिन को उसके ओरिजिनल नाम से बोलने का, मतलब चीन के दिए हुए नाम की जगह ओरिजिनल नाम से बोलने के बारे में सोच सकते हैं कम से कम? देखिए, मुझे इस समय कहना उचित नहीं होगा, पर मैं ना कहने का मतलब भी आप समझ लीजिए। हाँ, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन सर विपक्ष बहुत टोकता है इस सवाल पर। वो कहते हैं कि जब बात पाकिस्तान की होती है, उरी होता है तो हम सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं, जब पुलवामा होता है तो हम एयर स्ट्राइक कर देते हैं। वो कह रहे हैं कि शक्तिमान बन जाते हैं जब पाकिस्तान का मुद्दा होता है, लेकिन जब चीन का आता है तो हम गंगाधर बन जाते हैं। उसमें कहते हैं कि नहीं, नाम बदल दे। नहीं, ये विपक्ष का है। आप देखिए गंगाधर बन जाते हैं। तो ये बताइए, आज चीन हमारी सीमा में 2000, क्योंकि ये इस राउंड जो तनाव जो चल रहा है, ये आपको याद होगा, ये कोविड लॉकडाउन के समय में शुरू हुआ था। हो सकता कि किसी के मन में हो कि लॉकडाउन, भारत में लॉकडाउन है तो ये लॉकडाउन के कारण ये कुछ कर नहीं पाएंगे, हो सकता है, मुझे पता नहीं, उनकी सोच वही जानते हैं। लॉकडाउन के बावजूद उस समय कुछ ही दिनों में हम लोग जो हैं हजारों में हमारे जवान वहाँ गए। माने इतनी बड़ी मूवमेंट हुई कि मैं कहूँगा युद्ध के समय में भी इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं होती। और जब आप कहते हैं कि हम चीन के बारे में हमारी नीति क्या, हमारी नीति है वो जवान जो खड़े हैं वो किसके ऑर्डर पे खड़े, जो गए हैं, जो हमारी टैंक्स जो गई हैं, जो फाइटर प्लेन्स की डिप्लॉयमेंट हुई है, जो आर्टिलरी वहाँ गया है, किसने भेजा है उसको? विपक्ष ने तो नहीं भेजा ना। तो आप देखिए कि आज जो है चाइना जो है हमें सीमा पे दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, और हम जो हैं इसमें हमारी सोच जो है बहुत क्लियर है कि हम किसी भी हालत में हम इसका काउंटर करेंगे। और हम 2020 से हमारी उनके साथ नेगोशिएशन चल रही है। अभी कुछ विषय हैं, वो नेगोशिएशन ख़त्म नहीं हुआ, दो बड़े विषय हैं, कुछ पेट्रोलिंग का है और कुछ जो है कि क्योंकि हमारे बीच में 4 या 5 एग्रीमेंट थे कि सीमा पे बड़ी संख्या में फौज नहीं ला सकते, ये लिखित में है। इसका कुछ नंबर भी दिया कि 5000 से ज़्यादा नहीं आ सकते।
और बड़े तोप वगैरह जो हथियार। हाँ वो आयुध नहीं ला सकते, हथियार नहीं ला सकते। तो इसका उन्होंने उल्लंघन किया। तो जो अभी जो चीन के साथ जो बातचीत चल रही है ये इन दोनों विषय पे चल रही है कि हमें दोनों को जो जो पेट्रोलिंग का हक जो होता है, क्योंकि ये पेट्रोलिंग रोकना जो है तुरंत तनाव पैदा करता है। क्या 2024 का जो ये लोकसभा चुनाव है, क्योंकि G20 का सफल आयोजन है, G20 पता ही नहीं होता था किसी को कि G7 G20 क्या है, क्या विदेश नीति अहम है 2024 के चुनावों में एक मुद्दे के तौर पर? देख, मुझे लगता है कि, और आप ही लोग इस पे, आपकी भी कुछ राय होगी इस पे, मुझे लगता है कि विदेश नीति का महत्व पब्लिक जरूर पहचानती है। क्योंकि आपने G20 का जिक्र किया, पर मैं कहूँगा जैसे अब ये ऑपरेशन गंगा था यूक्रेन में, तो ये ऑपरेशन गंगा जैसे घटना जो है ये जरूर पब्लिक के मन पे इसका असर होता है। या जैसे मैंने कहा कि हम जो है कोविड के समय में, महामारी के वक्त हम बहुत देशों को हम जो है वैक्सीन और दवाई दे पाए, इसका भी जो भावनाएं जो इसके कारण जो उभर के आए, ये भी देश में लोग जानते हैं।